हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर हम हाजिर हैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, विशेषकर बोर्ड परीक्षाओं के लिए अधिकतर ये प्रश्न आता है। टॉपिक जो है वो है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत लिखिए और उसको सिद्ध कीजिए। इस प्रकार का प्रश्न जो है आपका बोर्ड परीक्षाओं में आता है। व्हीटस्टोन सेतु ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज या व्हीटस्टोन सेतु की हम बात करते हैं तो जो व्हीटस्टोन जो थे वो एक वैज्ञानिक थे और उन्होंने 5 रेजिस्टेंस जोड़े, 6 रेजिस्टेंस जोड़े और 5 रेजिस्टेंस जोड़ दिया और उसको एक ब्रिज नुमा बना दिया और उसको कह दिया गया कि व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब 5 रेजिस्टेंस जोड़ के और कुछ उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए जिसको उसको नाम दे दिया उन्होंने व्हीटस्टोन ब्रिज। अब व्हीटस्टोन का जो ब्रिज है उसका सिद्धांत क्या है, बेसिकली हम ये समझेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे अपेक्षा करता हूँ कि आपने मेरे पूर्व के वीडियो भी देखे होंगे और समझे होंगे उनको, तो आप जो है आज का वीडियो भी देखें उससे पहले अपने फ़ोन पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इस प्रकार की मेहनत मैं और करता रहूं और आगे आपको और अच्छे वीडियो मिलते रहें। चलिए आइए, सबसे पहले अपन देखते हैं व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत क्या है? तो व्हीटस्टोन सेतु का जो सिद्धांत है वो सिद्धांत यह है कि सेतु यदि संतुलन की स्थिति में हो, अभी मैं बताऊंगा आपको संतुलन की स्थिति क्या होती है। लाइनिंग इसकी ये होगी कि सेतु यदि संतुलन की स्थिति में है तो किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात, किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत ऐसे तो ओरली हमने बोल दिया है, अब इसको मैं आपको इसको समझाता हूँ कि मान लीजिए पी क्यू आर एस जो है 4 पी क्यू और आर एस 4 आपके क्या हैं, प्रतिरोध हैं। ये यहाँ पर उनको एक चतुर्भुज के रूप में अपन ने ले लिया, पी क्यू और आर और एस। ये 4 जो है चतुर्भुज की चारों भुजाओं के अंदर ये 4 रेजिस्टेंस अपन ने लिए हैं, पी क्यू आर और एस। इस प्रकार से तो किन्हीं भी 2 संलग्न भुजाओं के, संलग्न मतलब साथ साथ जुड़ी हुई, तो ये ए बी और बी सी साथ साथ जुड़ी हुई है, तो इन दोनों संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात मतलब P बटे Q बराबर होगा शेष 2 संलग्न भुजाएं। शेष 2 संलग्न भुजाएं कौन सी? AD और CD। तो इनके प्रतिरोधों के अनुपात के मतलब R अपॉन S। तो P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S। ये आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। अब इसमें एक बात और जो समझाने वाली रह गई कि सेतु संतुलन में है। सेतु संतुलन में है, इसका क्या मतलब हुआ कि सेतु संतुलन में है? तो सेतु संतुलन में है, इसका मतलब जो बीच की आपकी भुजा है, जो बीच का रेजिस्टेंस है या बीच की जो भुजा है, इस भुजा के अंदर करंट फ्लो नहीं हो रहा है, यहाँ पर धारा नहीं बह रही हो। ऐसी स्थिति यदि होती है तो हम कहेंगे कि यह सेतु संतुलन में है। अब यहाँ करंट फ्लो कब नहीं होगा? देखिए, मतलब ये चारों रेजिस्टेंस जो है साइड वाले, इनमें तो करंट जाए, लेकिन ये बीच का जो रेजिस्टेंस है जो सेतु का काम कर रहा है, यहाँ से यहाँ तक जो ब्रिज बना रहा है, उसके अंदर करंट फ्लो न हो। तो करंट फ्लो कब नहीं होगा ये हमको थोड़ा सा सोचना चाहिए। करंट कहाँ बहता है? कभी भी करंट कहाँ बहता है? जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, जहाँ पर विभव में अंतर होता है। तो अपन देखते हैं ना सामान्य तौर पे कि भाई यहाँ से अपन करंट फ्लो होकर इधर जा रहा है, इसका मतलब यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव, दोनों के विभव अलग अलग होंगे, है ना, और विभव में अंतर होगा तभी करंट फ्लो होगा। यदि दोनों के विभव समान हैं, यहाँ पे भी सेम है, सेम पोटेंशियल है और यहाँ पे भी सेम पोटेंशियल है, दोनों के विभव यदि समान हैं तो फिर करंट बहेगा ही नहीं, है ना। तो ये हम जानते हैं, बेसिक है कि
करंट कहाँ नहीं बहता है, जहाँ पर विभव समान होते हैं। तो यहाँ से यहाँ करंट बह के नहीं आ रहा है, इसका मतलब यहाँ पर विभव और यहाँ पर विभव दोनों जगह बिंदु बी पर और बिंदु डी पर विभव क्या है, समान है। विभव समान होने से इधर करंट नहीं आएगा और वो स्थिति क्या कहलाएगी, आपकी सेतु के संतुलन की स्थिति कहलाएगी। अब ये कैसे होगा, तो ये जो चारों आपके रेजिस्टेंस लिए हैं वो रेजिस्टेंस इस हिसाब से लिए जाए, इस प्रकार से लिए जाए कि यहाँ और यहाँ का विभव क्या हो जाए, सेम हो जाए। यहाँ दोनों का विभव अगर सेम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक इधर करंट फ्लो नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि ये सेतु संतुलन में है। तो ये व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है कि बेसिक आपका क्या सिद्धांत है व्हीटस्टोन सेतु का, कि यदि सेतु संतुलन में हो, यदि सेतु संतुलन में हो तो उसकी किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष बाकी बची हुई दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। यह व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहलाता है। और कैसे संतुलन में होगा, क्या होगा, ये हमने आपको बताया, और क्यों होगा ये भी हमने आपको अभी समझाया कि ऐसा क्यों होगा। अब इसका प्रूफ, इसका प्रमाण, प्रूफ की बात अपन करते हैं कि इसका प्रूफ हम कैसे लें। तो देखिए, प्रूफ के लिए अपने को फिर से किरचॉफ के नियम पर जाना पड़ेगा, जो इससे पहले वाले वीडियो पर हमने बहुत अच्छी तरीके से किरचॉफ के नियम डिस्कस करे थे और किरचॉफ के नियम के आधार पर हमने कुछ परिपथ को हल भी किया था। यहाँ में एक बात और, कुछ स्टूडेंट्स का मेरे पास फ़ोन आया है कि जब अपन किरचॉफ के नियम की बात कर रहे हैं, द्वितीय नियम की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर थोड़ा सा मैं बता दूं इससे हट के उसमें भी, क्योंकि आप लोग लगातार वीडियो देख ही रहे हैं वो भी, तो वहाँ हमने जब बात करी थी तो वहाँ पर आपने बोला था कि समीशन आई आर इज इक्वल टू समीशन ई। जब इस टाइप की बात हम करते हैं तब हम बोलते हैं सेल की धारा की बात कर रहे थे, तो उस समय हम बोल रहे थे कि अपन जो है प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे तो करंट क्या लेंगे और माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे तो करंट क्या लेंगे। लेकिन जब हम सर्किट हल करते हैं तो उस समय पूरे परिपथ के अंदर इक्वल टू जीरो की बात हम कर रहे थे। समेशन आई आर प्लस समेशन ई इज इक्वल टू जीरो। तो जो मैंने 5 नियम आपको बताए थे वो इस आधार पे बताए हुए थे कि यहाँ पर आप आई आर को पॉजिटिव कब लेओगे, आई आर को नेगेटिव कब लेओगे, और जो आपका सेलों के विद्युत वाहक बल का जो बीजगणितीय योग होगा वो प्लस कब होगा, वो माइनस कब होगा। तो ये थोड़ा सा उसके अंदर आप देखना कि जब अपन परिपथ हल करने वाली बात कर रहे थे तो वहाँ पर अपन ने समेशन आई आर प्लस ई हमने लिया था। अदरवाइज जनरली हम उसको क्या कर रहे थे, प्लस से माइनस वाले को पॉजिटिव मान रहे थे। तो उसको आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो, उसको ढंग से देखना, दोनों चीज़ों में अलग अलग है। जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उस समय हम उन 5 बातों का ध्यान रख रहे थे जो हमने बाद में बताई थी, जबकि हम जब आपका किरचॉफ का सेकंड नियम का जब हम परिपथ समझा रहे थे तो वहाँ हमने सामान्य तरीके से उसको समझाया था। ठीक है, हम बात कर रहे थे यहाँ पर व्हीटस्टोन सेतु के सिद्धांत की पुष्टि कैसे की जाए, इसकी गणितीय व्याख्या कैसे की जाए या इसको सिद्ध कैसे किया जाए, इसकी बात हम कर रहे थे। तो चूँकि किरचॉफ का नियम इस पर लगता है इसलिए मुझे वो बात वापस याद आई, इसलिए मैंने आपसे डिस्कस करी। अब देखिए यहाँ पर जो आपको चित्र हमने बताया गया है उसमें अलग अलग बहने वाली धाराओं को बताया गया है। ये सेल है, इस सेल से धारा आई धारा बही, यहाँ आई धारा गई बिंदु ए के ऊपर, यहाँ से पी जो आपका रेजिस्टेंस है उसके अंदर I1 धारा बही, यहाँ गई, यहाँ से बी पॉइंट से सी पॉइंट की तरफ Q रेजिस्टेंस के थ्रू I2 धारा बह रही है। जो अंदर की तरफ जो गैल्वेनोमीटर है, धारा मापी है, इसमें IG धारा बह रही है, ऐसे नीचे होके आ रही है, कुंजी है K2। यहाँ R रेजिस्टेंस से I3 धारा बता रखा है, यहाँ पर ये IG और I3 दोनों आ रही है, इस तरफ जो है I4 धारा बह रही है और पॉइंट C से इसको वापस K1 की के थ्रू इसको जोड़ दिया गया है। ये पूरा परिपथ आपके सामने है। अब अपने को दोनों किरचॉफ नियम का इसमें प्रयोग करना है इसको सिद्ध करने के लिए। तो दोनों, पहले प्रथम किरचॉफ नियम की बात हम करें तो हम संधियां पकड़ लें। इसके अंदर कौन सी संधि पकड़ लें? दोनों संधि जहां पर विभव क्या है, समान है। दोनों विभव समान है। विभव कहाँ समान है? एक तो बिंदु बी पर
और एक बिंदु डी पर। तो बिंदु बी पर किरचॉफ नियम लगाएं हम पहला वाला। तो बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से, किरचॉफ के प्रथम नियम से क्या कहता था किरचॉफ का प्रथम नियम? किरचॉफ का प्रथम नियम ये कहता था कि किसी भी संधि के ऊपर जो है समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कितना होता है? शून्य होता है। तो या यूं कहें कि आने वाली धाराएं बराबर होती है जाने वाली धाराओं के। तो ऐसा भी अपन कर लें कि आने वाली धारा कितनी है? I1। बिंदु बी पर आने वाली धारा कितनी है? I1। और जाने वाली धारा कितनी है? यहाँ से जाने वाली I2 है और IG है। तो I2 प्लस IG। अब यदि हम कहें कि सेतु संतुलन में है, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात कर रहे हैं और हम कहें कि सेतु यदि संतुलन में, क्योंकि हम कंडीशन ही वही डालेंगे इसकी, सेतु संतुलन में है तो इसका मतलब इसमें से कोई धारा जा ही नहीं रही है, इसमें से कोई धारा नहीं जा रही है। तो IG इक्वल टू कितना हो गया आपका? 0। जब सेतु संतुलन में है तो IG इज इक्वल टू 0, देन I1 इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? I2। दैट्स इक्वेशन फर्स्ट। तो ये पहले पॉइंट के ऊपर आपने लिया, बिंदु बी पर किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया। अब दूसरा सेम पोटेंशियल का पॉइंट कौन सा है इसका? डी। तो डी पर लेंगे कि बिंदु डी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम नियम से डी पे रहो। तो डी पे आने वाली धारा कितनी है? I3। ये लिए हमने I3, और I3 के अलावा IG भी आ रही है, I3 प्लस IG। और जा कौन सी रही है? देखो I3 भी यहाँ पर आ रही है, IG भी आ रही है। जा कौन सी रही है? I4। तो इधर जा रही है I4। फिर इसमें भी वही कंडीशन कि सेतु संतुलन में है, सेतु संतुलन में है तो आपका क्या हो जाएगा? IG इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी, है ना। सेतु संतुलन में है तो बीच में धारा आएगी नहीं आएगी तो 0। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया आपका? I3 इज इक्वल टू I4। दैट्स इक्वेशन सेकंड। तो ये प्रथम नियम किरचॉफ का लेना है और दो समीकरण हमको निकाल देना है, I1 इक्वल टू I2 और I3 इज इक्वल टू I4। ये दो इक्वेशन हमको निकाल देना है। फिर हम किरचॉफ के द्वितीय नियम का भी इसमें प्रयोग करें। और किरचॉफ के द्वितीय नियम क्या कहता था? किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या कहता था? किरचॉफ का द्वितीय नियम यही कहता था कि किसी भी बंद जाल के अंदर यदि हम बात कर रहे हैं तो उसकी धारा और प्रतिरोध दोनों का जो गुणनफल होता है, उसका जो बीजगणितीय योग अगर हम देखें तो उसका बीजगणितीय योग और जो विद्युत वाहक बल है पूरे बंद जाल के अंदर, उसका बीजगणितीय योग दोनों आपस में बराबर होते हैं। या उनका अगर वोल्टेज के रूप में देखो तो डेल वी इज इक्वल टू 0 होता है। तो हम एक एक लूप इसको पकड़ते हैं यहाँ से। इसके अंदर मान लीजिए आपका ये लूप अपन ने लिया पहला वाला, या जाल कहें इसको, लूप कहें या बंद परिपथ कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो बंद जाल ले लेते हैं अपन कि बंद जाल पहले वाला लिया। पहले वाला कौन सा लिया? ए से स्टार्ट करते हैं अपन, A B D और A, ये वाला A B D A, ये वाला पूरा है ना। यहाँ से स्टार्ट करके वापस यहाँ पे आए बंद जाल A B D A में, किससे? किरचॉफ के द्वितीय नियम से, द्वितीय नियम से। चलिए देखिए इसमें तो अब इधर से अपन एक पॉइंट यहाँ से चल रहे हैं अपन, तो I1 इंटू पी धारा की दिशा में जाएंगे तो पॉजिटिव लेंगे, हमने बताया था आपको। तो I1 इंटू पी, इसका रेजिस्टेंस P है। फिर अंदर की तरफ आए तो I प्लस उसी दिशा में आ रहे हैं तो IG इंटू G, ठीक है। यहाँ से चले फिर यूँ आए, है ना, यूँ आके फिर यूँ चले। यूँ जैसे ही चलोगे आप, इस तरफ जैसे ही जाओगे तो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, धारा इधर से बह रही है, आप ऐसे जा रहे हो। तो I3 इंटू R होगा, लेकिन क्या होगा? माइनस I3 इंटू R, और बराबर विद्युत वाहक बल तो कहीं पे भी इस लूप के अंदर है ही नहीं, तो बराबर आपका कितना आ रहा है? 0, है ना। अब इसमें भी वही कंडीशन, कौन सी कंडीशन? या तो इसको आप एक स्टेप और बढ़ा दें, इम्प्लाइज करके लिख देता हूँ मैं, इम्प्लाइज I1P इज इक्वल टू I1P प्लस
आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई थ्री, उधर ले गए इसको, आई थ्री इंटू आर हो गया, आई थ्री इंटू आर हो गया। तो अब सेतु संतुलन में है, इसको अपन ऐसा कहें कि सेतु संतुलन में है, तब आई जी इक्वल टू कितना होगा, 0। तो आई जी इक्वल टू 0 हुआ तो आई जी का मान 0 रख दिया, तो आपका क्या बचा, I1P इज इक्वल टू I3R, दैट्स इक्वेशन 3। ये तीसरी समीकरण, यहाँ IG इज इक्वल टू 0 रख दिया तो I1P इज इक्वल टू I3 इंटू R। तो ये एक लूप से बात करिए अपन ने, बंद जाल ABDA में किरचॉफ के द्वितीय नियम लगाया, तो इस प्रकार से ये यहाँ से गए तो I1P IG इंटू जी, और उल्टे आए तो I3 इंटू R माइनस का, इसको उधर ले गए, और सेतु संतुलन में है तो IG इज इक्वल टू 0 होगा, तो IG की जगह 0 मान रखा, तो I1P इज इक्वल टू I3 इंटू R। ये हो गया आपका समीकरण 3। अब दूसरा वाला लूप ले लीजिए। दूसरा वाला लूप कौन सा, यहाँ से ले लीजिए, BCDB, ये यहाँ से चलिए और वापस ऐसे आ जाइए, है ना, BCDB। तो बंद जाल, दूसरा वाला बंद जाल ले लीजिए, बंद जाल BCDB में किरचॉफ के सेकंड नियम से, दूसरे नियम से, किरचॉफ के दूसरे नियम की बात हम कर रहे हैं, दूसरे नियम से। दूसरे नियम से। अब इसमें देखिए, यहाँ से अपन चलेंगे तो I2 इंटू क्यू है ना, I2 इंटू क्यू धारा की दिशा में है, तो I2 इंटू क्यू, I2 इंटू क्यू, ठीक है। फिर यहाँ चले, इस पॉइंट से इधर आए तो धारा की विपरीत दिशा में आ रहे हैं, तो I4 इंटू एस, लेकिन माइनस का, माइनस I4S। फिर यहाँ से चले, इधर की तरफ गए तो ये भी अपोजिट डायरेक्शन में, तो IG इंटू जी, माइनस IG इंटू जी इज इक्वल टू, इसमें भी E है ही नहीं कहीं विद्युत वाहक बल, तो ये 0 आ जाएगा। फिर वही कंडीशन कि चूंकि संतुलन में है तो IG इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0। तो ऐसी स्थिति में, अतः इसमें अगर अपन 0 रखेंगे तो आपकी जो इक्वेशन आएगी वो आएगी I2Q इज इक्वल टू I4S, ये इसको उधर ले जाएंगे माइनस वाले को, तो ये प्लस हो जाएगा I4S। ये समीकरण 4 आपकी हो गई। देखिए बहुत सिंपल से ये अपन ने ले लिया, इसमें IG ये तो 0 हो गई पूरी टर्म, और ये I4S जो बराबर के उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, तो I2Q इज इक्वल टू I4S। ये समीकरण आपकी 4 हो गई। तो इस प्रकार से आप समीकरण 3 और 4 आपको मिल गई। अब यदि आप देखें तो अपने को चाहिए P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। तो यहाँ देखें अपन, तो समीकरण 3 में P है, समीकरण 4 में Q है, समीकरण 3 में R है, समीकरण 4 में S है। तो समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग दे दीजिए। तो 3 में क्या किया हमने, 4 का भाग दे दिया, 3 में 4 का भाग दो आप, तो ये बचेगा आपका I1P बटे में नीचे आ जाएगा आपका I2Q इज इक्वल टू, वहाँ देखें आप तो I3R बटे I4S। देखिए यहाँ तक आ रहा है, आपका स्क्रीन पे आ रहा होगा, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू P अपॉन Q, I3 अपॉन I4 इज इक्वल टू R अपॉन S। अब समीकरण 1 व 2 का सहारा यदि लें अपन, तो इसमें I1 जो है वो I2 के बराबर है और I3 I4 के बराबर है। तो मैं यहीं आगे कर देता हूँ समीकरण 1 व 2 से, इसके बाद में अपन यहाँ से ले रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से आप देखें तो I1P तो ऐसा कैसा, और I2 की जगह भी हम I1 लिख सकते हैं, है ना, I2 की जगह भी हम I1 लिख सकते हैं। तो I1
आपका Q, या आप ऐसा कर दीजिए कि I1 की जगह अपन ने क्या लिख दिया, I2 लिख दिया, और यहाँ I2 ऑलरेडी था ही सही। I1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, I2 लिख सकते हैं, तो I1 की जगह हमने I2 लिख दिया, P I2 Q ऐसा कैसा। इसी प्रकार से I3 की जगह हम I4 लिख सकते हैं, समीकरण 2 से I3 की जगह I4 लिख सकते हैं, तो I4R अपॉन I4S। ये I4 से I4 आपका कट गया, ये इससे कट गया, तो ये बचा आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है, या इसी को अपन बोलेंगे व्हीटस्टोन सेतु का जो सूत्र। ठीक है, एक बार और आप ढंग से एक ब्रीफ कर लें अपन कि क्या क्या किया हमने एक पूरा चतुर्भुज लिया, चतुर्भुज की चारों जो भुजाएं हैं उन पर जो हमको रेजिस्टेंस दिए हैं PQRS वो लोड किए। चलिए, ये जो ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, I3 अपॉन I4 है ना, यहाँ पर इसको ऊपर ले लेते हैं, नहीं तो यहाँ अगर नहीं दिख रहा हो तो ये आपका जो है ये यहाँ आ जाएगा, इसको अपन I2P अपॉन I2Q इज इक्वल टू I4R अपॉन I4S। तो ये I2 से I2 कट गया, I4 से I4 कट गया, तो ये आपका P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। यही आपका व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत है। यदि यहाँ से ये नहीं दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा होगा स्क्रीन में, तो ये यहाँ से यहाँ पे इसमें आ जाता है। तो ये जो है पूरा आपका व्हीटस्टोन सेतु का इस प्रकार से पूरा कंप्लीट हुआ है। अभी इसके अंदर हमने दो चीज़ें यूज़ की है। सबसे पहले चतुर्भुज लिया है, चतुर्भुज की चारों भुजाओं पर 4 रेजिस्टेंस लगाए हैं। चारों रेजिस्टेंस के बीच में जो ब्रिज के रूप में B और D के ऊपर एक गैल्वेनोमीटर दिया है, उसमें से IG धारा फ्लो हो रही है। हमने क्या किया, सबसे पहले जो जहाँ पर विभव समान होते हैं वो दोनों संधियाँ ली, दोनों संधियों के ऊपर हमने किरचॉफ का प्रथम नियम लगाया बिंदु B पर और बिंदु D पर, है ना। और फिर हमने जो है किरचॉफ का द्वितीय नियम, 2 बंद जाल बन रहे हैं, क्लोज सर्किट 2 बन रहे हैं, दोनों क्लोज सर्किट के अंदर हमने किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाया, और किरचॉफ का सेकंड लॉ लगाने के बाद में फिर हमने जो इक्वेशंस निकली उन इक्वेशंस को सॉल्व किया, तो आपका जो है P अपॉन Q इक्वल टू R अपॉन S ये आया। इसी को हम व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। अब इसके ऊपर आधारित 1-2 न्यूमेरिकल जो है वो अब हम देखते हैं। देखिए, ये एक एग्जाम्पल हमने लिया है, बहुत सरल एग्जाम्पल लिया है व्हीटस्टोन सेतु का। ये तो हम जानते हैं कि जब भी हमको 5 या 5 से ज़्यादा यदि आपको रेजिस्टेंस कहीं नज़र आए परिपथ में, और आप कोशिश कर लें उसको कि सीरीज़ में है या पैरेलल में है, वो अगर आपसे नहीं बन रहा है तो आप कहीं ना कहीं ये कोशिश करें और देखें उसको कि ये जो है व्हीटस्टोन सेतु इसमें बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। तो ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर अपन देखेंगे कि इसके अंदर व्हीटस्टोन सेतु का जो हमारा फार्मूला है वो बैठता है कि नहीं बैठता है। यदि व्हीटस्टोन सेतु इसके अंदर बैठ जाता है तो ये सवाल बहुत ईजी हो जाता है, इस परिपथ को हल करना बहुत ईजी हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये बेसिक ट्रिक है, थोड़ा सा आप देख लें इसको कि हम क्या करते हैं उसके लिए। कैसे, जैसे ये आ गया सर्किट अब हमारे सामने, अब हमसे बोल दिया कि A और B के बीच में रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है और कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके अंदर ये निकालना है। तो हम क्या करें इसके अंदर, तो सबसे पहले इसके अंदर हमको यदि बैटरी दे रखी है कोई दिक्कत नहीं, उस बैटरी से लेके चलें, और यदि नहीं भी दे रखी हो तो भी हम एज्यूम कर लें, उसको मान लें कि यहाँ 20 वोल्ट की बैटरी है और उस हिसाब से हम आगे बढ़ें। पोटेंशियल वाला जो मेथड होता है इसको हल करने का, उसका उपयोग हम करें, बहुत आसानी से इसको हम पता लगा सकते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज का सवाल है या नहीं है, या उसमें बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो देखिए, ये 3 वोल्ट है आपका, 3 वोल्ट की बैटरी दी है प्लस पे, ये माइनस पे 0 इधर रहेगा, इधर 3 वोल्ट प्लस का, इधर माइनस, तो पोटेंशियल डिफरेंस 3 वोल्ट है ना। तो यहाँ से अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ A पर जो रह रहा है आपका वो कितना रह रहा है, 3 वोल्ट रह रहा है, और B पर इधर से हम बात कर रहे हैं तो B पर यहाँ 0 है, इसका मतलब यहाँ पे भी कितना होगा 0, ये मान लें हम। तो A और B के बीच में अपन ये मान लें कि A और B दोनों पॉइंट तो आपके पास में है, तो यहाँ तो आपका माइनस वाला वोल्टेज है, यहाँ आपका प्लस वाला पॉइंट है, प्लस वाला वोल्टेज से पॉइंट है, माइनस वाले वोल्टेज से पॉइंट है। अब ये दोनों रेजिस्टेंस पे भी वही वोल्टेज या वही पॉइंट होगा जो A पर है,
इन दोनों रेजिस्टेंस के सिरों पर भी वही होगा जो बी पर है। मतलब यहाँ यदि बी पॉइंट है तो यहाँ पे भी बी पॉइंट टाइप रहेगा, यहाँ पे भी बी पॉइंट टाइप रहेगा। मतलब जितना वोल्टेज बी पॉइंट पर है वही वोल्टेज यहाँ पे भी रहेगा, यहाँ पे भी रहेगा। यहाँ देखें तो जितना ए पर है उतना के उतना यहाँ पर भी है। यहाँ जो वोल्टेज है ए पर वो केवल वोल्टेज इस पॉइंट पे भी है, इस पॉइंट पे भी। अब चक्कर कहाँ का पड़ रहा है? सिर्फ बीच का। यहाँ हम नहीं बता सकते हैं कि यहाँ वोल्टेज कितना है ना। तो हम अपनी मर्जी से इसको ले लें पॉइंट को, कि इसको हमने ले लिया सी और इसको ले लिया डी। ठीक है, अब अपन देखें तो अपने को चाहिए क्या वास्तव में, ए और बी के बीच देखना है आपको। तो इसका तुल्य प्रतिरोध, तुल्य परिपथ जो है वो हम बनाएं कैसे, इक्विवेलेंट, ये मेन चीज़ होती है ऐसे सर्किट के अंदर। तो ए और बी के बीच देखना है तो यहाँ आप ए पॉइंट ले लीजिए, यहाँ पर आप बी पॉइंट ले लीजिए। यहाँ आपका सी है तो यहाँ आप सी पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पर डी पॉइंट ले लीजिए। अब ये देखिए एक एक रेजिस्टेंस को आप पकड़ते जाइए कि ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये किसके बीच में है, ए और सी के बीच में। ए और सी के बीच में मतलब ये वाला कितने ओम का है, 3 ओम का। तो यहाँ ले लिया आपने, ये 3 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया, ये हो गया आपका। अब कहीं से कोई सा भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अगर अपन चले तो ये कि सी और बी और सी के बीच में, बी और सी कहाँ है, ये रहा बी और सी। तो बी और सी के बीच में ये रेजिस्टेंस लिया, ये रेजिस्टेंस कितना है, 5 ओम का। ये 5 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। फिर ये भी हो गया। फिर हम बात करें ये इसका, देखें सी और डी के बीच में, सी और डी कहाँ है, सी और डी ये रहा। तो इसके बीच में कितना रेजिस्टेंस है, 2 ओम का। तो ये रेजिस्टेंस ले लिया हमने 2 ओम का। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की बात करें किसके बीच में, ए और डी के बीच में। तो ए और डी ये रहा, ए और डी के बीच में रेजिस्टेंस है। तो यहाँ से आपने ले लिया ए और बी के बीच में। ये कितने का है, 9 ओम। ये 9 ओम का रेजिस्टेंस, ये भी हो गया। अब बचा कौन सा, ये 15 ओम। ये किसमें, बी और डी के बीच में। ये बी और डी के बीच में 15 ओम का। और ये आपका ए और बी के बीच में आपकी बैटरी जो हमने वापस से लगा दी, प्लस माइनस, और ये 3 वोल्ट की बैटरी हमने बाहर से लगा दी। तो देखिए ये आपका, तो ये इस तरीके से आपने देखा इसको कि अपन ने इसको उस रूप में ले लिया, इस पूरे परिपथ को हमने व्हीटस्टोन ब्रिज वाले रूप में हमने ले लिया। अब हम देखें कि ये वाला तो आपका सेम विभव वाली बात अगर हम करें कि ये अगर सेम विभव वाली बात करें तो P/Q, मतलब ये यहाँ पर अपन देखें P/Q तो 3/5, और इधर देखें R/S मतलब 9/15 या 9/15। तो यदि सेतु संतुलन में होगा, यदि सेतु संतुलन में है तो क्या होना चाहिए, P/Q इक्वल टू R/S होना चाहिए। इसका मतलब 3/5 इज इक्वल टू, वहाँ से देखें तो 9/15 ये होना चाहिए। हो रहा है 3 3 जा 5, 3 मतलब 3/5 आ रहा है। तो ये संतुलन में है, इसका मतलब ये संतुलन में है। तो बीच वाले में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, बीच वाले में तो करंट जाएगा ही नहीं है। तो ये अगर करंट नहीं जाता है इसके अंदर, तो अब ये वाला ए से सी और सी से बी ये काई में हो गए, दोनों सीरीज में हो गए। बीच वाले में करंट फ्लो ही हो ही नहीं रहा, मतलब इसको भूल जाओ थोड़ी सी देर के लिए, काम खत्म हो गया इसका, तो इसको छोड़ दो। तो ये तो छूट गया। अब आपका ये 3 ओम और 5 ओम दोनों काई में हो गए, सीरीज में हो गए, श्रेणी क्रम में। और 9 ओम और 15 ओम भी आपके काई में हो गए, सीरीज में हो गए। तो 3 ओम और 5 ओम दोनों आपके काई में हो गए, 3 ओम और 5 ओम, तथा 9 ओम और 15 ओम काई में हो गए, श्रेणी क्रम में हो गए, श्रेणी क्रम में होंगे, है ना। यदि ये संतुलन में है तो ये श्रेणी क्रम में हो गए, क्योंकि बीच वाले में तो करंट फ्लो होगा ही नहीं, क्योंकि सेतु संतुलन में है। संतुलन में है मतलब ये बीच वाले में करंट जाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये और ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं है इस सर्किट के अंदर। तो ये और ये दोनों क्या हो गया, सीरीज में हो गया। ये और ये दोनों भी काई में हो गए, सीरीज में हो गए। तो जब सीरीज में हो गए तो जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट जो बनेगा अब नया ए और बी के बीच में, वो क्या बनेगा, देखो यहाँ से अपन बात करें, पॉइंट लें तो ये आपका हो गया 3 ओम का, और इसके आगे चलें
तो ये आपका हो गया 5 ओम का, ठीक है। ये यहाँ पे बी पॉइंट पे आ गया। ऐसे कैसे नीचे चलें तो ये आपका हो गया 9 ओम का, और आगे चले तो ये आपका कितने का हो गया 15 ओम का, है ना। अब ये दोनों सीरीज में हैं और ये दोनों भी सीरीज में हैं, तो इसके इक्विवेलेंट दोनों सीरीज में होंगे तो क्या होता है, जुड़ते हैं तो इसके इक्विवेलेंट पर क्या बन जाएगा, देखो ए और बी। ये आपको लिखना पड़ेगा वहाँ पर। ये आपका एक रेजिस्टेंस जो है यहाँ से, एक रेजिस्टेंस आपका यहाँ से, ये मिल गया। तो इन दोनों की जगह अपन कितना लिख सकते हैं, दोनों सीरीज में है तो इसकी जगह आ जाएगा आपका 8 ओम। ये दोनों 15 और 9 24 ओम, है ना। देखो इससे लेके चले हम, चूंकि सेतु संतुलन में है तो बीच का रेजिस्टेंस हमने छोड़ दिया, तो ये और ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों को सीरीज में ले लिया। ये और ये दोनों सीरीज में है तो इन दोनों को भी हमने सीरीज में ले लिया। और सीरीज में क्या होता है, रेजिस्टेंस जुड़ता है, तो ये जुड़ के और 8 ओम हो गया, ये जुड़ के और 24 ओम हो गया। अब आप देखो तो 8 ओम और 24 ओम दोनों का ही में समानांतर क्रम में है। 8 ओम और 24 ओम समानांतर क्रम में है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, ऐसी स्थिति में अपन कैसे निकालते हैं, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/8 प्लस 1/24। ये किया आपने, तो ये किया तो कितना आ जाएगा आपका 24, 8 3 जा 24 प्लस 1, इट मीन्स 4/24। ये आया, कितना आ रहा है 1/6 आएगा, है ना। तो R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा आपका, देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ ले लेता हूँ मैं, ऊपर ले लेता हूँ। R इक्विवेलेंट इसका उल्टा है ना, समझ में आया, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। अगर ये यहाँ से आपने इसको बता दिया कि सेतु संतुलन में है, मतलब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात इस भुजा और इस भुजा के अनुपात के यदि बराबर है, तो ये ऑटोमेटिक बीच वाला हट जाएगा और ऊपर वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे, नीचे वाले दोनों सीरीज में आ जाएंगे। एक टर्म ये बन जाएगी, उसके बाद में इन दो सीरीज में होते हैं तो जुड़ जाते हैं, दूसरी टर्म ये बन जाएगी, और दोनों को आप समानांतर बता दो, समानांतर बता के उसको हल कर लो, तो आपका तुल्य प्रतिरोध व्हीटस्टोन वाले इसमें सवालों में आ जाता है। अब इसमें धारा भी पूछी है, तो धारा पूछी है तो हम जानते हैं V इक्वल टू IR, तो I इक्वल टू कितना होगा V/R। तो वोल्टेज कितना है 3 वोल्ट दे रखा है, और आपका ये कितना है रेजिस्टेंस 6 निकला, तो कितना हो गया 1/2, तो I इक्वल टू कितना हो गया 1/2 एम्पियर। ये तो ओम में आएगा और ये एम्पियर, ठीक है। तो ये आपका एक बहुत छोटा सा न्यूमेरिकल हमने लिया इसके ऊपर, व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर। एक और न्यूमेरिकल हम देखेंगे, आप इसको आप देख लीजिए। ओके, देखिए नया वाला जो एक और हमने प्रॉब्लम लिया है, इस टाइप की प्रॉब्लम जो आपकी परीक्षाएं उसमें पूछी जाती है। यहाँ चेंजेस हो जाते हैं कई बार, अलग अलग चीज़ें दे देते हैं, उनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, पर इस प्रकार की प्रॉब्लम कॉमन प्रॉब्लम है कि पूछी जाती है। अभी बिंदु A और B के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है, पॉइंट A और पॉइंट B के बीच अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है। अब यहाँ देख रहे हैं अपन 1 2 3 4 और 5 रेजिस्टेंस है, कहीं ना कहीं हम व्हीटस्टोन जो ब्रिज है, व्हीटस्टोन सेतु है, उसका यूज़ हम यहाँ करें, ये हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए देखते ही। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करें कि यहाँ से अपन, अब बैटरी वगैरह इसने दिया नहीं कुछ नहीं, तो अपनी मर्जी से अपन मान लो कि यहाँ पर जो है आपकी एक बैटरा लगा हुआ है, बैटरा यहाँ पर, ये आपका V वोल्ट है, तो ये मान लीजिए आपका प्लस V है और यहाँ पर ये आपका 0 है। तो यहाँ से अपन चले तो ये आपका कितना, ये A पॉइंट है, तो यहाँ पर भी A पॉइंट होगा जहाँ पर आपका V वोल्ट होगा, और यहाँ से अगर अपन चलें तो ये B पॉइंट है, तो ये भी आपका क्या होगा B पॉइंट होगा, और यहाँ पर भी आपका 0 वोल्ट होगा, ठीक है। अब आपका पॉइंट कौन सा बच जाता है, ये वाला पॉइंट बच जाता है और ये वाला पॉइंट बच जाता है। इसको आप नाम दे दीजिए C और इसको नाम दे दीजिए D, C और D। फिर हमको A और B के बीच निकालना है, तो A और B के बीच निकालना है, तो मैंने आपको जैसा समझाया था उस समय कि इससे पहले वाले में कि हम क्या करें, सबसे पहले इसका इक्विवेलेंट बनाएं। इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम यहाँ पर A पॉइंट ले लें
यहाँ पर B पॉइंट ले लें, यहाँ आपका C पॉइंट ले लें, यहाँ पर D पॉइंट ले लें। अब देखें सबसे पहले एक एक रेजिस्टेंस हम पकड़ते जाते हैं। ये वाला रेजिस्टेंस पकड़ा 2 ओम का, कहाँ पर है ये? A और C के बीच में। A और C हमारे पास में कहाँ है? यहाँ है। तो हमने ये A और C के बीच में 2 ओम का रेजिस्टेंस लगा लिया, 2 ओम। ये हो गया, कोई सा भी ले सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए ये वाला ले लें अपन, तो ये कहाँ है? A और D के बीच में। 4 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये कहाँ है? A और D के बीच में। A और D ये रहा। तो यहाँ से आप इसको इस प्रकार से मिला सकते हैं। ये 4 ओम का रेजिस्टेंस है A और D के बीच में, ठीक है। फिर आप देखें कि ये वाला रेजिस्टेंस ले लें, ये वाला कहाँ है? B और D के बीच में, 6 ओम का। B और D कहाँ है हमारे पास में? ये रहा B और D। B और D के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। B और D के बीच में 6 ओम का रेजिस्टेंस ले लिया। फिर हम देखें नीचे वाला, ये वाला, ये कहाँ पर है? 3 ओम का C और B के बीच में। C और B के बीच में आपने देखा तो ये आपका 3 ओम का रेजिस्टेंस है। 3 ओम का ये रेजिस्टेंस है आपका। और कौन सा बच गया? ये 5 ओम का बच गया। 5 ओम का, 5 ओम का कहाँ है? C और D के बीच में। ये C और D है, इसके बीच में 5 ओम का रेजिस्टेंस, ये 5 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है। अब ये A और B पॉइंट है, यहाँ अपन ने बैटरी लगा रखी, तो ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, R हो गया, S हो गया। तो अब सेतु संतुलन में है या नहीं है ये देख लें पहले। तो सेतु संतुलन के लिए, सेतु संतुलन के लिए क्या करते हैं हम? सेतु संतुलन के लिए हम करते हैं P/Q = R/S। यहाँ हम देखें तो P की जगह हमारे पास में 2 है, Q की जगह 3 है, R की जगह 4 है और S की जगह 6 है। इसको अगर काटें तो ये 2 और ये 3, मतलब 2/3 = 2/3। इसका मतलब ये हुआ कि सेतु संतुलन में है। सेतु संतुलन में है तो हम यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, इस 5 ओम वाले रेजिस्टेंस से जो करंट फ्लो नहीं होगा, तो इसको भूल जाओ। इसको भूल जाओ तो अब क्या हो गया? ये 2 ओम और 3 ओम दोनों काई में आ गए, सीरीज में आ गए। तो इक्विवेलेंट इसका क्या बन जाएगा? 2 ओम और 3 ओम काई में आ गए, 2 ओम और 3 ओम श्रेणी क्रम में, तथा 4 ओम और 6 ओम ये भी क्या हो गए? श्रेणी क्रम में। 4 ओम और 6 ओम श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में हो गए। तो इसका जो नया परिपथ बनेगा वो कैसा बन जाएगा? ये पॉइंट A आपका यहाँ से चले, ये ले लिया एक, फिर ये दूसरा ले लिया, ये आपका पॉइंट बना दिया, यहाँ से चले, ये एक ले लिया, ये एक ले लिया और ये आपका कितना है? 2 ओम, ये 3 ओम, 4 ओम और 6 ओम। अब देखो 2 ओम और 3 ओम दोनों श्रेणी क्रम में, 4 और 6 ओम दोनों श्रेणी क्रम में। श्रेणी क्रम में क्या होता है? रेजिस्टेंस आपस में जुड़ जाते हैं। R = R1 + R2। तो ऐसी स्थिति में 2 और 3 5 हो गया। तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ बना दूँ आगे, तो ये आपका A पॉइंट और ये आपका B पॉइंट। तो A पॉइंट में ये इन दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो बनेगा वो ऐसे आ जाएगा, और इन दोनों का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बनेगा वो ऐसे आ जाएगा। तो देखिए 2 और 3 5 ओम और 6 और 4 10 ओम। तो अब देखो आप A और B के बीच में 5 ओम और 10 ओम दोनों काई में आ गए? समानांतर क्रम में आ गए। तो 5 ओम और 10 ओम दोनों काई में है? समांतर क्रम में है, समांतर क्रम में। तो क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं अपन? 1/R इक्विवेलेंट = 1/R1 + 1/R2 करते हैं, समानांतर क्रम की बात करते हैं। तो यहाँ 1/5 + 1/10। तो इसको अपन हल करें तो 1/5 + 1/10, इसमें आप 10 LCM आ गया आपका। तो ये कितना हो गया? 5 × 10 + 1 मतलब 3/10। तो जो आपका R इक्विवेलेंट हो गया पूरे इस परिपथ का, R इक्विवेलेंट = कितना हो गया? 10/3। इट मीन्स 3.33 ओम। तो ये आपका एक प्रॉब्लम हो गई 3.33 ओम। इस प्रकार से जो है आपके न्यूमेरिकल्स इसमें व्हीटस्टोन सेतु में आप कर सकते हैं। बहुत से न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे बुक्स वगैरह में, उसमें कर सकते हो। इस टाइप का जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसके अंदर ये सब रेजिस्टेंस की वैल्यू कॉमन कर दी जाती है, और
उस समय भी आपको उसके डायरेक्ट आप निकाल सकते हो कि आर, मान लीजिए इसकी जगह आर 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 सभी जगह आर आर कर दिया और पूछ लिया कि फाइनली इसका कितना होगा, या चेंज कर दिया इन तीनों को आर आर कर दिया, इसको 2R कर दिया और पूछ लिया कि कितना होगा। तो ये आपकी जो है बेसिक तरीका जो है इस टाइप के क्वेश्चंस का वो ये रहता है कि आपको सबसे पहले उसको व्हीटस्टोन ब्रिज वाले जो चतुर्भुज वाला जो फॉर्मेट है उसके अंदर आप उसको डालें और उसके बाद में सेतु संतुलन की स्थिति में कंडीशन लगा के देखें, यदि है तो बीच वाले पद को आप छोड़ दें और दोनों जो ऊपर वाले सर्किट हैं या नीचे वाले जो सर्किट हैं इन दोनों को आप सीरीज में लें, फिर उससे आपका समानांतर क्रम बनेगा और इस प्रकार से ये निकल जाएगा रेजिस्टेंस। आप लोग कोशिश करिए, इसमें बहुत सारे सवाल हैं जो परिपथ वाले जो आप कर सकते हैं और अगर कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अदरवाइज़ ये दो तो मैंने आपको बताया ही हैं। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो आप लाइक करिए इसको और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए। धन्यवाद।